कोर्स नहीं है। मेरा रेगुलर कोर्स बेसिक 15 दिन का रहता है। मेडिकल रिवीजन कोर्स जिसमें मैं एमबीबीएस सिलेबस पढ़ाता हूँ वो 3-4 दिन का रहता है फुल डे, और मेरा एडवांस कोर्स जो है वो और 7-8 दिन का रहता है फुल डे। ये जो कोर्स है अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, ये एकदम बेसिक कोर्स है। ये कोर्स आप पास हो गए, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप एक्यूपंक्चर में एक्सपर्ट हो गए। इसके आगे बहुत है। नॉलेज इज सच अ थिंग कि आप मरने तक रोज सीख सकते हो, रोज नया नया अनुभव आ सकता है। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट देखने वाला डॉक्टर हूं मैं, लेकिन फिर भी रोज कुछ तो भी नया पेशेंट आता है जो चैलेंजिंग रह सकता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, आप पास हो गए, डोंट स्टॉप देयर। जिंदगी का मकसद सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। आपका मकसद पेशेंट की ट्रीटमेंट करना, उनका भला करना, उनका अच्छा करना, आपके नॉलेज में वृद्धि करना, ये सब है। यस, सो नाउ कमिंग टू एक्यूपंक्चर। अभी ये जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ ये एकदम कंडेंस कोर्स है, और आपको एग्जाम में क्या क्या आ सकता है और क्या आंसर देना है वो हिसाब से उतना ही पढ़ाऊंगा। जो नहीं आने वाला है वो नहीं पढ़ाऊंगा, जो आ सकता है वही पढ़ाऊंगा शॉर्ट में। I have already told you, all my students know that I have claimed in my live interview at Beijing, China, that acupuncture is Indian in origin, though it is called as traditional Chinese medicine. मैं चाइना में दावा किया है, और उसके बाद I was appointed as a visiting professor in China in 1995. So coming to today's lecture, ACUS has two meanings. One meaning is point and other is needle. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ACUS। ACUS के दो मीनिंग होते हैं। वन मीनिंग इज निडल। जब हम एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूपंक्चर में ACUS का मतलब है निडल, और एक्यूप्रेशर जब करते हैं, एक्यूप्रेशर में निडल का है, इसका ACUS का मतलब है पॉइंट। अभी हमारे काउंसिल का जो सिलेबस है एक कोर्स का, वो मैंने तैयार किया हुआ है, और उसका वेटेज कौन से क्वेश्चन, कौन से सेक्शन को कितना वेटेज देना, वो भी मैंने ठहराया हुआ है। आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें बेसिक पे 20% यानी 10 क्वेश्चन, एनाटॉमी का मतलब ह्यूमन एनाटॉमी नहीं है। सब लोग डर गए एनाटॉमी शब्द देख के। यहाँ एनाटॉमी का मतलब है लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, उससे रिलेटेड जो सरफेस एनाटॉमी है, जैसे XYZ पॉइंट इज बिटवीन टू निपल्स, और XYZ पॉइंट इज सो मेनी चून अबव अम्बिलिकस, बिलो अम्बिलिकस, या आईब्रो के कॉर्नर पे, आईब्रो के अंदर के कॉर्नर पे, दिस इज कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी यानी इन शॉर्ट लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। इस पे आएंगे 20 क्वेश्चंस। बाय द वे, कौन से पॉइंट के आएंगे वो भी मैंने सिलेबस में दिया है, और ये सिलेबस अपने काउंसिल के वेबसाइट पे है। मेरिडियन के नाम, जैसा लंग मेरिडियन के आगे ब्रैकेट में लिखा है कि कौन कौन से पॉइंट, लंग 1, लंग 5, लंग 6, लंग 7, लंग 8, लंग 9, लंग 11, जो भी है। अभी अनफॉर्चुनेटली काउंसिल ने जो आपको मॉक टेस्ट के लिए पेपर दिए थे, उसमें गलती से कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए, लेकिन वैसा उसके बारे में कई लोगों ने हमारे चेयरमैन के पास कंप्लेंट भी की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। फिर भी बाय चांस आ भी सकता है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट, क्वेश्चन। तो बेसिक पे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लोकेशन पे, और 20 क्वेश्चन ए
ट्रीटमेंट पे आएंगे, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है और एक आध दूसरा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। मैं जैसे भी आपको पढ़ाऊंगा तो कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है उस टाइप से पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज नॉट अ रेगुलर कोर्स, आई एम रिपीटिंग अगेन। ये आपको एग्जाम में पास होने के लिए, हेल्प करने के लिए कोर्स है। एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ एक्यूपंक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, बट स्टिल देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन वांग डी नाइजिंग। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट बुक कंपाइल्ड ऑन एक्यूपंक्चर। दो चार ऑप्शन आएंगे, उसमें वांग डी नाइजिंग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वांग डी नाइजिंग वॉज रिटन बिटवीन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वांग डी नाइजिंग वॉज रिटन इन अ डायलॉग बिटवीन विच टू पीपल। उसका आंसर है वांग डी एंड चीपो। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आ सकता है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा अपने लिए एक गीता है, बाइबल है, कुरान है, वैसा एक्यूपंक्चर करने वाले के लिए वांग डी नाइजिंग इज द मोस्ट प्रेशियस बुक, सो दैट क्वेश्चन कैन बी देयर। Then one question can be regarding type of stimulation. एक्यूपंक्चर में हम सिर्फ नीडल लगाते हैं। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, we use electric stimulation. ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम स्टिमुलेशन जो देते हैं उसको कितना वोल्ट का करंट यूज करते हैं, तो वी आर यूजिंग 9 वोल्ट। ये ध्यान में रखो, हम जो स्टिमुलेशन देते हैं मशीन से, वी आर गिविंग 9 वोल्ट स्टिमुलेशन, मे बी बाय वे ऑफ बैटरी और बाय वे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी का सेफ रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पूरा करंट पेशेंट के बॉडी में जा सकता है। देन इन moxibustion, heat is the stimulus। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इज यूज्ड इन moxibustion। तो स्टिमुलेशन इज हीट, और यू कैन राइट मोक्सा हीट, हीट और मोक्सा हीट। moxibustion डायरेक्ट रहता है, इनडायरेक्ट रहता है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जिंजर moxibustion, जब आप जिंजर यूज कर सकते हो या सॉल्ट के ऊपर रख के कर सकते हो या मोक्सा से दूर से करते हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट moxibustion। डायरेक्ट moxibustion का मतलब मोक्सा गर्म करने का, डायरेक्ट लगा देने का। वो हम देहात के लोगों के लिए करते हैं जिनका पेन थ्रेशोल्ड ज्यादा रहता है, बट इन रूटीन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो वी आर नॉट डूइंग। मोक्सा के बारे में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच हर्ब इज यूज्ड फॉर moxibustion। द नेम ऑफ द हर्ब इज आर्टिमिडिया वल्गेरिस। ये नाम ध्यान में रखो, आर्टिमिडिया वल्गेरिस। द क्वेश्चन कैन बी which herb is used for moxibustion? The answer is Artemisia vulgaris। और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर नाभि पे करना है, नाभि पे करना है तो आप किस टाइप का moxibustion यूज करोगे। अगर छोटे बच्चे है, छोटे बच्चे की नाभि बाहर आई हुई रहती है, उसको हम मोक्सा स्टिक से दूर से कर सकते हैं, फ्रॉम 1 or 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। लेकिन अगर एडल्ट आदमी है 40-50 साल का, उसकी नाभि अंदर गई हुई रहती है, वहां गड्ढा रहता है, वो गड्ढे में हम सॉल्ट भर के फिलअप करते हैं, उसके ऊपर जिंजर स्लाइस रखते हैं और उसके ऊपर मोक्सा जलाते हैं। सो इन एडल्ट्स एट नेवल और अम्बिलिकस
वी आर यूजिंग सॉल्ट एंड जिंजर, और उसके ऊपर रखते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देन सोनो पंक्चर, सोनो का मतलब होता है साउंड। द क्वेश्चन कैन बी व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इज यूज्ड इन सोनो पंक्चर, द आंसर इज साउंड। देन लेजर, लेजर का लॉन्ग फॉर्म शायद कोई नहीं पूछेगा, दैट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो ध्यान में रख सकते हैं और रखो, बाकी लोग भूल जाओ। अब लेजर पे क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा आ सकता है लेजर एक्यूपंक्चर पे कि लेजर एक्यूपंक्चर का मेन इंडिकेशन क्या है और उसका एडवांटेज क्या है। लेजर का एडवांटेज ये है कि जिस डेंजरस पॉइंट पर हम एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते, जहां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वहां हम लेजर दे सकते हैं। एंड द कॉमनेस्ट इंडिकेशन इज बेड सोर। और जो वुंड नहीं हील होती, नॉन हीलिंग अल्सर, लेजर का मेन इंडिकेशन है। एक तो डेंजरस पॉइंट पे आप यूज कर सकते हो, जैसा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्टमक 1 पॉइंट पे विच टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इज प्रेफरेबल, स्टमक 1 है, यूबी 1 है, एक्स्ट्रा 4 है, यहाँ या इन बिटवीन रिब्स जहां एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते, और ऑन जेनाटल ऑर्गन जहां एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते, तो लेजर टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इज प्रेफरेबल इन दीज कंडीशंस। और लेजर का सबसे बड़ा इंडिकेशन डिलेड वुंड हीलिंग और बेड सोर। जो अल्सर या जो जख्म जल्दी अच्छे नहीं होते, इसमें आता है डायबिटिक अल्सर, लेप्रोसी वाले का अल्सर, एक्सेप्ट पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कैन बी अ मिसलीडिंग क्वेश्चन। पेप्टिक अल्सर अंदर रहता है, उसको लेजर यूज कर सकते हैं या एक्यूपंक्चर भी यूज कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि बेड सोर के लिए विच टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इज प्रेफरेबल, तो बेड सोर के लिए ओनली लेजर इज प्रेफरेबल। बेड सोर पे, डायरेक्ट बेड सोर पे के जख्म पे हम एक्यूपंक्चर नहीं करते, प्रेशर भी नहीं करते, ये दूर से करना पड़ता है। एक्यूपंक्चर अगर करना है बेड सोर को, तो वी डू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस बट नॉट एट द बेड सोर। देन रिगार्डिंग प्लम ब्लॉसम थेरेपी, plum blossom is a hammer. प्लम ब्लॉसम आप कोई भी बीमारी में यूज कर सकते हो, लेकिन उसका मेन इंडिकेशन जो है प्लम ब्लॉसम का, जो एक क्वेश्चन में पूछा था अभी मॉक टेस्ट में, दैट इज इसके मेन इंडिकेशन जो है वो है ल्यूकोडर्मा एलोपेशिया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एलोपेशिया के लिए विच टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इज प्रेफरेबल। तो फॉर एलोपेशिया प्लम ब्लॉसम इज प्रेफरेबल, दैट इज रूटीनली यूज इन एलोपेशिया। इन ल्यूकोडर्मा, इन एडिशन टू एक्यूपंक्चर, वी यूज प्लम ब्लॉसम नीडल। देन कपिंग, we are using negative pressure. Which type of stimulation is used in cupping? In cupping, we are using negative pressure as a mode of stimulation. This you remember. दूसरी बात, कपिंग का मेन इंडिकेशन है पेनफुल डिसऑर्डर्स।
जैसे कि बैकएक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है या नी पेन है. Then there can be a question, what is Beckham therapy? Beckham means bleeding with cupping. सी के ऊपर आड़ी लाइन, दैट मीन्स विथ, जिसको कई लोग हैजामा बोलते हैं, ब्लीडिंग विथ कपिंग. दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लीडिंग विथ कपिंग किसमें प्रेफरेबल है. एनर्जी में जो ब्लॉक होते हैं, मेरिडियन में जो ब्लॉक होते हैं, उसके दो मेन रीजन रहते हैं. वन इज ब्लॉक ड्यू the stagnant chi may be stagnant chi और stagnant blood. stagnant chi अगर रही तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज से वो रिलीफ मिलता है. लेकिन अगर इससे रिलीफ नहीं मिलता है, कोई पेशेंट को पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत पेन है, 80 पॉइंट, और उसको एक्यूपंक्चर से रिलीफ मिलने के बजाय या प्रेशर से रिलीफ मिलने के बजाय अगर उसका पेन बढ़ जाता है, ज्यादा होता है, तो दैट मीन्स इट इज स्टैग्नेंट ब्लड एंड नॉट स्टैग्नेंट एनर्जी. तो स्टैग्नेंट ब्लड अगर रहा तो आपको बेकम थेरेपी कंपल्सरी करना पड़ता है. दैट इज द ओनली वे. देन पॉइंट इंजेक्शन. इन पॉइंट इंजेक्शन वी आर यूजिंग आइदर ड्रग or distilled water. If we use distilled water, that is called hydropuncture. Hydropuncture or aquapuncture. Aqua means water. Then cryopuncture. The stimulation used in cryopuncture is cold. इसकी मशीन भी मिलती है और हम आइस क्यूब से भी कर सकते हैं क्रायोपंक्चर. अब क्रायोपंक्चर का इंडिकेशन क्या है? जो बीमारियां कोल्ड के वजह से होती है उसको मॉक्सिवर्सन इज प्रेफरेबल, और जो हीट के वजह से होते हैं, जैसे नाक में से खून आता है और इन समर यू गेट प्रिकली हीट ऑन द बॉडी, ज्याला मराठीत घामोळ्या म्हणतो, जे रोग जास्त उष्णतेमुळे होतात तिथे क्रायोपंक्चर, आणि जे थंडीमुळे रोग वाढतात किंवा होतात, फॉर एक्झाम्पल अस्थमा आणि हड़ाशी निगड़ित सगळे रोग, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां और अस्थमा, ये ठंड से बढ़ते हैं. बिकॉज ठंड इज रिलेटेड टू किडनी. किडनी इज सप्लाइंग एनर्जी टू ऑल बोन्स अँड कार्टिलेजेस. सो इन कोल्ड वेदर, थंडीच्या दिवसामध्ये सगळे हाडं ठणकायला लागतात किंवा अस्थमावाल्याला अस्थमाचा अटॅक येतो. इन सच कंडिशन मॉक्सिवर्सन इज प्रिफरेबल. देन एम्बेडिंग थेरेपी, सीड एम्बेडिंग, ऑल ऑफ यू नो. Then coming to meridians, there was one question in last exam, how many primary meridians are there? Now this question is a bit confusing. The question should be how many primary meridians including central meridian, midline meridian, or the question can be how many paired meridians. Paired means bilateral. Paired meridians are 12 meridians. Midline meridians are 2 meridians. So 2 plus total primary meridians are 14. तो actually 12 का मतलब 24 होता है क्योंकि they are bilateral. But routinely we say 14 meridians. 12 paired meridian. ध्यान में रखो, पेयर और कपल में फर्क रहता है. क्या फर्क रहता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आया है कि विच इज द पेयर्ड मेरिडियन ऑफ लार्ज इंटेस्टिन ऑफ लेफ्ट साइड,
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, उसका आंसर ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन ऑफ राइट साइड इज द पेयर्ड मेरिडियन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ लेफ्ट साइड। और कपल अगर पूछा तो दैट इज लंग। एलआई का कपल है लंग, लेकिन एलआई का पेयर मेरिडियन है सेम मेरिडियन ऑफ द अपोजिट साइड। सो रिमेंबर दिस डिफरेंस, इट कैन बी अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फॉर मेनी पीपल। पेयर का मतलब सेम ऑफ अपोजिट साइड और कपल का मतलब इन और यांग ऑफ दैट मेरिडियन। There are 6 इन organs। अब इन और यांग ध्यान में कैसा रखना है? इन organs are solid organs and yang organs are hollow organs। Rain meridian is also called CV। DU meridian is also called GV। GV means governing vessel, CV means conceptual vessel। So all in, this is upper half of body, this is lower half of body। In upper half of the body there are 3 couples, one is lung and large intestine, other is pericardium with triple warmer, third is heart with small intestine। In lower half of the body, spleen and stomach, kidney and UV, liver and gallbladder। 6 couples, all of you know it। So the question can be asked, इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आ सकता है कि which is couple of lung, which is couple of UV, which is couple of liver, like that it can be asked। or which meridians, which yang meridians are in upper half of the body, or which in meridians are in the lower half of the body, like that question may come। or question can be in organs are solid, hollow, liquid, gas, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो remember, in organs are solid and yang organs are hollow। All in organs are connected to rain। This ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि all in meridians are connected to which meridian? All in meridians are connected to rain meridian, whereas all yang meridians are connected to DU meridian। In our body there are 4 junctions of energy। One is eye, other is breast or chest, then fingers and toes। जंक्शन का मतलब एक मेरिडियन वहां से निकलता है, दूसरा एंड होता है। स्टार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट। ब्रेस्ट इज अ इन जंक्शन, whereas eye is yang junction। यानी यहां आने वाला इन
जाने वाला इन जंक्शन, हियर ए यांग, आंख को जाने वाला यांग, आंख से टो को आने वाला यांग. This also you have to remember. मैंने इन को ब्लू में ड्रॉ किया है और यांग को ब्लैक में ड्रॉ किया है. अब ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि which are the meridians going from breast to finger? The answer is lung, pericardium and heart. लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट यहां से स्टार्ट होता है एंड दे रन लाइक दिस एंड एंड ऑन टिप ऑफ फिंगर. ऑल ऑफ यू नो इट. देन मेरिडियन गोइंग फ्रॉम फिंगर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच आर द मेरिडियन गोइंग फ्रॉम फिंगर टू आई. फिंगर टू आई विल बी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रिपल वर्मर विच इज ऑल्सो कॉल्ड सैनजियाओ. Then eye to toe, stomach, UB, ध्यान में रखने के लिए फिंगर टू आई, टू इंटेस्टाइन्स एंड ट्रिपल वर्मर. फिंगर टू आई, टू इंटेस्टाइन्स एंड ट्रिपल वर्मर. आई टू टो, stomach and two bladders. That way you can remember. Then toe to breast. इन स्प्लीन, किडनी, लिवर. ये डायग्राम आप नोट करो अभी और रट मारो. इस पे एक तो भी क्वेश्चन इस पे आएगा, विच आर मेरिडियन गोइंग फ्रॉम आई टू टो और टो टू ब्रेस्ट और ब्रेस्ट टू फिंगर. वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड ऑन दिस. तो टेक डाउन दिस डायग्राम और इसको रट मारो. एक क्वेश्चन उस पे भी आएगा जो पहले के डायग्राम निकाला मैंने, which is couple of lung, which is couple of UB, like that there can be one question. Then there will be one question on organ clock. Timing. लंग सवेरे 3 से 5 AM. Then large intestine 5 to 7. Then stomach 7 to 9. Spleen 9 to 11. ये टाइमिंग ध्यान में रखना बहुत इजी है. सी द होल साइकिल इज इन यांग, यांग इन. यहां देखो इधर, ये इन एनर्जी यहां से यहां गई. इन लंग हो गया 3 से 5. फिर 5 to 7 उस लंग का यांग, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. आपको पता है कि लंग की एनर्जी उसके यांग में ही जाएगी, किडनी की उसके यांग में ही जाएगी एंड लाइकवाइज. इन यांग, यांग इन टू यांग एनर्जी कन्वर्जन सिर्फ हाथ की उंगलियों के टिप पे या पांव की उंगलियों के टिप पे होता है. आपस में इन और यांग का सेम कपल में. जब कपल चेंज होता है तो यांग से यांग में जाएंगे दूसरे कपल के, या इन से इन में जाएंगे. 8 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट हो गया है. 8 आवर्स. ये 2 घंटे, ये ब्रेस्ट से निकला, ब्रेस्ट को आ गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया. देन अब ये इन यहां यांग लास्ट है. ये दोनों एक कपल है, ये दोनों एक कपल है. ये इन टू यांग गई क्योंकि सेम कपल है. अब यहां कपल चेंज हो रहा है इसलिए यांग टू यांग जाएगी. अब यहां कपल चेंज हो रहा है इसलिए इन टू इन जाएगी. इट विल गो इन हार्ट. और फिर हार्ट से उसके यांग में जाएगी 1 to 3. अब यहां कपल खत्म हो गया इसलिए अगला जो कपल आएगा उसके यांग में जाएगा वो.
यंग एक कपल है इसलिए इन टू यंग। अब नेक्स्ट कपल जो आएगा दैट विल बी 3 to 5 यूबी, क्योंकि कपल चेंज हो रहा है। अब यूबी से जाएगी किडनी में, क्योंकि उसकी वाइफ है, यूबी की वाइफ किडनी है, इसलिए यूबी से किडनी में जा सकता है, दैट इज 5 to 7। दूसरा साइकिल 8 घंटे का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद तीसरा साइकिल जो आएगा, अब ये इसका लास्ट इन है, इसलिए अगला जो कपल आएगा उसका इन पहले आएगा, एंड दैट विल बी पेरिकार्डियम 7 to 9। पेरिकार्डियम से ट्रिपल वार्मर 9 to 11, क्योंकि उसका ही कपल है वो। फिर 11 to 1, अब यहाँ 1 AM आ गया, 11 PM 1 AM, दिस विल बी गॉल ब्लैडर। और फिर कपल ऑफ गॉल ब्लैडर 1 to 3, दिस विल बी लिवर। तो मैंने सिर्फ एक बार, जब मैं 40 साल पहले जब एक्यूपंक्चर सीखा था, एक ही बार पढ़ा था। और कैसा ध्यान में रखना, व्हाट इज द लॉजिक, ये तभी ध्यान में आएगा। इट इज नथिंग बट इन यांग यांग इन, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा इन टू यांग या यांग टू इन, ये सेम कपल में ही जाएगा, कनेक्टेड इन और यांग में। और कपल चेंज होता है तो यांग का यांग में जाएगा या इन का इन में जाएगा। ये 3 बातें अगर आप ध्यान में रखते हो, एक टाइमिंग ऑटोमेटिक ध्यान में रहेंगे, इसको रट मारने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे जरूर आएगा टाइमिंग के बारे में, और इस पे दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है, विच इज द पॉइंट यूज्ड according to organ clock therapy for single needle, that is horary point. On each meridian there is one point called as horary point. What is horary point? That is 11th point. जो लोगों ने मेरा एडवांस कोर्स किया है उनको पता है, उसमें मैं सब डिटेल में पढ़ाता हूँ। मैंने पहले ही बोला कि ये अभी जो सिलेबस है एकदम बेसिक है, आपको अच्छी प्रैक्टिस करना है तो आपको इसके आगे पढ़ने को बहुत है। एडवांस कोर्स जरूर करना चाहिए, उसमें मदर पॉइंट, सन पॉइंट, हॉररी पॉइंट, उसका मीनिंग क्या है, कैसे ढूंढते हैं, ये सब डिटेल में आएगा आपको। अभी इतना ध्यान में रखो कि हॉररी पॉइंट इज द पॉइंट यूज टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्लॉक। जो लोगों ने एडवांस कोर्स किया है, जिनका नॉलेज ज्यादा है, उनको इसके आगे है। इफ दे कैन डायग्नोज प्रॉपरली, इफ यू आर ट्रीटिंग एक्सेस कंडीशन, देन वी आर यूजिंग सन पॉइंट at the beginning of the cycle, and if you are treating a deficiency disease, then we are taking mother point at the end of the cycle। लेकिन अभी मैं आपको ये ज्यादा बोल के कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी इतना डिटेल नहीं आएगा आपको। अभी इतना ही ध्यान में रखो कि हॉररी पॉइंट ध्यान में रखो और टाइमिंग ध्यान में रखो। देन वी कम टू इन एंड यांग। Yin and yang is law of opposites. Yin has properties of water. That's why it is most in. एक क्वेश्चन पूछा था आपको, which is most in? That is water. And most yang is fire. वाटर के जो प्रॉपर्टीज है वो इन के प्रॉपर्टीज है, और फायर के प्रॉपर्टीज है ये यांग के प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, water is cold, fire is hot. Water नीचे जाता है, डाउन, fire goes up. Water goes inward, fire goes outward. कोई भी जो फ्लेम रहती है, जैसे आप 70-80% ऑफ एक्यूपंक्चरिस्ट आर फीमेल, घर में आप रसोई बनाते हो, आपका गैस जो रहता है या आप मोमबत्ती जलाते हो, उसका फ्लेम किधर जाता है? ऊपर जाता है, और उसका लाइट ऐसा फैलता है। सनराइज इज यांग एंड सनसेट इज इन। सनसेट इज इन
सनराइज इज यंग। ना व्हाई सनराइज इज यंग? क्योंकि सूरज जब उगता है तो ऊपर आता है और उसकी रोशनी बाहर जाती है ऑन ऑल साइड्स। अप एंड आउट इज यंग, डाउन एंड इन इज इन, दे आर जस्ट अपोजिट। विंटर इज इन, समर इज यंग। इन शॉर्ट, जो ब्राइट है वो यंग, जो डल है वो इन। पॉजिटिव इज यंग, नेगेटिव इज इन। आपको कोई भी एक क्वेश्चन आएगा इन यांग पे और उसमें कोई भी एग्जांपल आ सकता है। आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इतना ही सोचना कि ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल विक्ट्री एंड डिफीट। डिफीट इज नेगेटिव, विक्ट्री इज पॉजिटिव। टीचर एंड स्टूडेंट। Teacher is giving, I am speaking, you are listening. So I am young and you are in. Teacher is young, pupil is in. Then husband and wife. Wife or woman and husband is young, wife is in. Bad is in, good is young. Feminine, masculine is young, feminine is in. Ugly is young, beautiful is in. जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, दैट इज यंग। इतना ही ध्यान में रखो। जो ब्राइट है, अच्छा है, पॉजिटिव है, दैट इज यंग। जो निगेटिव है, डल है, जैसा डे एंड नाइट, डे इज यंग, नाइट इज इन। In my advanced book, I have given about 100 examples of yin and yang. There can be lakhs of examples because the basic thing is nothing can be described unless there is something opposite to it. This is the basic law. There are 5 laws of yin and yang. First law is they are dependent on each other. First law is they are opposite each other. Yin and yang, they are opposite to each other. और एक एग्जांपल, आपके कार में एक एक्सीलरेटर रहता है, ब्रेक रहता है। एक्सीलरेटर इज यंग, ब्रेक इज इन। एक्सीलरेटर इज यंग, ब्रेक इज इन। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ अपोजिशन का मतलब झगड़ा करना नहीं है, अपोजिशन का मतलब कंट्रोल करना। एक्सीलरेटर से जो स्पीड बढ़ती है उसको ब्रेक कंट्रोल करेगा। कोई दानशूर आदमी है, उसकी वाइफ, अगर आदमी हस्बैंड दानशूर है तो वाइफ कंजूस रहेगी। दानशूर और कंजूस, यंग एंड इन, दे कंट्रोल ईच अदर। कोल्ड एंड हीट, दे कंट्रोल ईच अदर। एक कंट्रोल के लिए, सो दो दे, उसको हम अपोजिशन कहते हैं। ये अपोजिशन डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, बुरा करने के लिए नहीं है, एक कंट्रोल करने के लिए कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड एंड हीट, कोल्ड इज इन, हीट इज यंग। उनका काम है एक दूसरे को कंट्रोल करना। अगर मान लो कोल्ड है ही नहीं तो दुनिया एक्सेस हीट के वजह से जल जाएगी।
और मान लो हीट नहीं है तो होल वर्ल्ड विल बी फ्रोजन, बर्फ हो जाएगा पूरी दुनिया का। तो इन एंड यांग बोथ आर रिक्वायर्ड। इसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, पर बोथ दोनों मिलके ही पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता। फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके फैमिली होते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हस्बैंड? हस्बैंड इज वन हु हैज गॉट अ वाइफ एंड वाइस वर्सा। So there is law of opposition. Second is they are dependent on each other. Yin and yang, though they are opposite, they are dependent on each other. Nothing can be described unless there is something opposite to it. For example, good का definition क्या है? Which is not bad is good. और bad का definition which is not good is bad. Beautiful and ugly. One who is not ugly is beautiful and one who is not beautiful is ugly. अगर दुनिया में सभी लोग ब्यूटीफुल रहे तो अगली शब्द भी नहीं रहेगा और ब्यूटीफुल शब्द भी नहीं रहेगा। अगर 24 घंटे सूरज है, रात है नहीं, देयर इज नो नाइट, दिन शब्द नहीं रहेगा, रात शब्द भी नहीं रहेगा। तो कोई भी डेफिनेशन के लिए वी नीड समथिंग अपोजिट टू इट। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हस्बैंड एंड वाइफ, जिसको वाइफ है उसको हम हस्बैंड कहते हैं और जिसको हस्बैंड है उसको वाइफ करते हैं। सपोज किसकी वाइफ मर गई तो वो हस्बैंड नहीं रहता, ही विल बिकम विडोवर। या कोई औरत का पति मर गया तो शी विल नॉट बी वाइफ, शी विल बी विडो। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लाइट के दो तार है, एक इलेक्ट्रिसिटी करंट है, दो तार है, दो वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। आप बोलेंगे नेगेटिव इसको हटा दो, अकेला पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकता। जब वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे एक दूसरे को तभी बत्ती जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। नेगेटिव इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ पॉजिटिव। दिस इज द बेसिक लॉ and nothing can be 100% because of yin and yang। कोई भी चीज में, जैसा सपोज there is a diagram of yin and yang। ये दोनों होना चाहिए, आइडियली 50% होना चाहिए। जो नहीं रहते 30, 70, 60, 40, 80, 20 इम्बैलेंस कम ज्यादा होता रहता है। जब ये इम्बैलेंस टॉलरेंस कैपेसिटी के बाहर जाएगा तब आदमी मर जाएगा, तब तक मरेगा नहीं। उसको ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी टू टॉलरेट इम्बैलेंस बिटवीन yin एंड yang। इसका तीसरा जो ये है, दे कैन सपोर्ट ईच अदर और दे कैन कंज्यूम ईच अदर, देन दे कैन change into each other, interconvertible। Extreme yang becomes yin, extreme yin becomes yang। दोपहर के 12 बजे, सवेरे 6 से दोपहर को 12, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था। सवेरे 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक, 6 AM to 12 noon। दिस इज कॉल्ड प्योर यांग। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। सवेरे 6 से 12 दोपहर को इट इज कॉल्ड प्योर यांग, क्योंकि सूरज की रोशनी बढ़ते जाती है। 12 बजे सूरज यहाँ आता है, मैक्सिमम यांग। सो एट 12 o'clock इन नून मैक्सिमम यांग इज कन्वर्टेड इनटू इन। और 12 बजे 100% यांग है। उसके बाद वो 99, 90, 80, 70 ऐसे यांग कम होते जाएगा और इन की शुरुआत होगी। 12:01 को देयर विल बी सम इन अलोंग विथ यांग। यांग विल नॉट बी 100%। तो 12 बजे से 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक,
अब दिस इज नॉट प्योर यांग, इस यांग में इन है, सो दिस इज कॉल्ड इन विद इन यांग। यानी अपरेंटली इट इज अ डे, दिखने को दिन दिखता है लेकिन उसके पेट में काला है। हम बोलते हैं दिसायला गोरा गोमटा पण त्याच्या पोटात काळा है। Apparently it is day but night is hidden, so it is called in within yang। शाम को 6 के बाद रात को 12 बजे तक, दिस इज प्योर इन। इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, शाम को 6 से रात को 12 प्योर इन, और 12 बजे से 6 बजे तक बाद में दिस इज यांग विद इन इन। रात को 12 बजे इन 100% आता है, बाद में इन कम होता जाता है, इसलिए दिन की शुरुआत रात को 12 बजे होती है। हम बर्थडे सेलिब्रेट करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, हम कब करते हैं? रात को 12 बजे करते हैं, क्योंकि दिन रात को 12 बजे स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड यांग विद इन इन। एक कोई टेस्ट पूछ लो, बाकी कुछ लोगों ने और कुछ क्वेश्चन पेपर डाले थे जिसमें कई क्वेश्चन गलत भी थे, लेकिन एक वन क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग। ऐसा बोला था कि घूमने वाले ट्रेन में एक आदमी बैठा है, इज ही इन और यांग और इन विद इन और यांग विद इन? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए बेसिक लेवल को, लेकिन अगर आया, ट्रेन दौड़ रही है, उसमें आदमी बैठा है, जो आदमी बैठा है वो हिलता नहीं है, हिलता कौन है? ट्रेन। सो दैट पर्सन इज इन, ट्रेन मूव हो गई इसलिए ट्रेन इज यांग, सो दैट पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज इन विद इन यांग। इतने डिफिकल्ट रूटीनली नहीं आते, पर आया तो दैट शुड बी द आंसर। देन इन यांग का पांचवा जो है, दैट इज इन एंड यांग कैन बी डिवाइडेड इनटू इंफिनिटी। यानी इसके आप कितने भी डिवीजन कर सकते हो, से 99.9 एंड 0.1। आप हजारों डिवीजन कर सकते हो, लेकिन इन यांग को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। चाइनीज हैव डिवाइडेड इन एंड यांग इनटू 3 पार्ट्स। इस पे एक क्वेश्चन आएगा आपको। इन, ताई इन, ताई इन, शाओ इन, जू इन। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज ताइमिन इन फॉलोइंग मेरिडियन। तो ताइमिन, ताई इन, शाओ इन, जू इन। एक हाथ का एक पांव का। ताई इन, हाथ में लंग, पांव में स्प्लिन, दे आर ताई इन। दे शाओ इन, हाथ में हार्ट, पांव में किडनी, दे आर शाओ इन। एंड जू इन, हाथ में पेरिकार्डियम और पांव में लीवर। ये मैं एडवांस कोर्स में डिटेल में पढ़ाया था आपको, जिन्होंने अटेंड किया है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। सो अभी एग्जाम के लिए ये ध्यान में रखो, ताई इन, शाओ इन एंड जू इन। ताई का मतलब बड़ा। चाइनीज और मराठी में कुछ कॉमन शब्द मेरे को ध्यान में आहे, जिसमें एक शब्द है मराठीमध्ये आपण मोठ्या बहिणीला ताई म्हणतो। मोठ्या बहिणीला ताई, ताई म्हणजे मोठा। तो ताई इन यानी ग्रेटर इन, शाओ इन छोटा, मोठा छोटा, छोटा उथळ, शैलो, एंड जू इन मीन्स बॉर्डर लाइन इन। देन यांग,
are divided into Yang Ming. Taiyang, शाओयांग। ये ध्यान में रखो, एक क्वेश्चन इस पे आएगा। यांग मिंग का मतलब एक्सट्रीम इंग, बड़ा यांग, छोटा यांग, एक्सट्रीम यांग। सो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, हाथ में लार्ज इंटेस्टाइन, पाँव में स्टमक। ताइयांग, ताइयांग हाथ में स्मॉल इंटेस्टाइन, पाँव में यूरिनरी ब्लैडर। शाओ यांग हाथ में ट्रिपल वार्मर और पाँव में गॉल ब्लैडर। इसका यूज क्या है एडवांस कोर्स में डिटेल में पढ़ाता हूं, और जिन्होंने किया है उनको पता है, ये ध्यान में रखो। लेकिन देन वी गो टू झांगपो। जैंग, जैंग का मतलब सॉलिड। Solid in organs are solid organs. They are called Zhang organs. They store energy. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि which organ stores energy? उसका आंसर है कि in organ stores energy. And then who? Who का मतलब hollow. Yang organs are hollow organs. They don't store energy. They transmit energy. इसके लिए ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गन इन है कि यांग है। मैंने आपको सिंपल क्लू दिया है। इन इज सॉलिड, इन इज सॉलिड एंड यांग इज हॉलो। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, इन अंदर रहता है, यांग बाहर रहता है, और दोनों का मिलकर कपल होता है। ए इन ऑर्गन, और ए यांग। सपोज इट इज अ सेल ऑफ बॉडी। अपने शरीर का सबसे छोटा पार्ट जो दैट इज सेल। सो इन इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, while yang is the outer surface which is covering the sheath, which is covering the in, that is yang. Now, according to Zhangpo, there are 5 Zhang and 6 Hu organs. 5 Zhang इसलिए कि though we have got 6 in meridians, in Zhangpo theory, heart and pericardium are taken as one organ, so we say 5 Zhang and 6 Hu. And they are related to 5 elements. अब इसको ध्यान में कैसा रखना 5 एलिमेंट और Zhangpo कि एलिमेंट का जो नाम है दैट इज योर फैमिली नेम। एलिमेंट कपल, टिश्यू, कनेक्टेड टिश्यू एंड सेंस ऑर्गन। We start with water, or we start with wood. Wood is one of the 5 elements. By the way, आयुर्वेदा में 5 एलिमेंट है, लेकिन आयुर्वेदा के 5 एलिमेंट और हमारे 5 एलिमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है, बिकॉज नॉट ओनली नेम्स आर डिफरेंट बट द होल कंसेप्ट इज डिफरेंट। इन wood, gall bladder and liver. Gall bladder and liver is the couple.
So gallbladder is Mr. Wood and liver is Mrs. Wood. At advanced level, gallbladder is called as male wood. Gallbladder is male wood and liver is female wood. तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये लिवर फीमेल वुड क्या है, हमको तो सर ने पढ़ाया नहीं. फीमेल वुड यानी इन, जो इन है वुड में दैट इज फीमेल, और जो यंग है दैट इज मेल. सो गॉल ब्लैडर एंड लिवर. सो फैमिली नेम इज वुड, गॉल ब्लैडर इज मिस्टर वुड, लिवर इज मिसेस वुड. ऐसा आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको इजी जाएगा. और इनके जो बच्चे हैं Nels, liver and gallbladder, they supply energy to nails, tendons, these are the connective tissues, and sense organ is eye. सेंस ऑर्गन ये डेलिकेट रहता है, इसलिए ऐसा ध्यान में रखो कि these are male children and female child because female is delicate. ये लड़की है, ये लड़के हैं, ये बच्चे, ये बच्ची, ये माँ और बाप और ये फैमिली नेम. ऐसा अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको इजी जाएगा. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट बट इट इज वेरी वेरी इज नेसेसरी टू रिमेम्बर. जैसे इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इस पे या तो कनेक्टिव टिश्यू की विच इज द couple or element related to tendon or related to eye. जैसे आंखों की बीमारी है, समझो ऑप्टिक एट्रोफी या रेटिना का प्रॉब्लम या मायोपिया. मायोपिया में आप कौन से मेरिडियन के पॉइंट यूज करोगे, तो आंसर शुड बी लिवर एंड गॉलब्लैडर. और कौन से एलिमेंट के पॉइंट यूज करोगे, द आंसर विल बी वुड एलिमेंट. लाइक दैट वी हैव टू रिमेम्बर. Then from wood we get fire. फायर दो टाइप के रहते हैं, मेजर फायर एंड माइनर फायर. मेजर एंड माइनर. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट इज मेजर फायर, whereas triple wormer and pericardium, this is minor fire. Major fire and minor fire. Now they are related to brain, blood vessels, and tongue. The question can be which is the meridian or element which is used to treat brain disorder. Now regarding brain there can be a confusion. मैंने मेरे स्टूडेंट को पढ़ाते समय कहा था एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, मैं मेरा कंसेप्ट बोल रहा हूं. एनाटॉमी ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड टू किडनी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड टू हार्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा 7वें महीने में पैदा हुआ है, प्रीमेच्योर चाइल्ड, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट कम है, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी. ऐसा बच्चा अगर आपके पास आता है सीपी का, सेरेब्रल पाल्सी का ब्रेन को ट्रीट करना है तो हम हार्ट किडनी के पॉइंट लेंगे सेरेब्रल पाल्सी को. लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है एनाटॉमिकली, लेकिन काम नहीं करता है, जिसको मतिमंद कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड, उसका ट्रीटमेंट करना है तो उसको हार्ट के पॉइंट लेंगे. आई होप यू आर फॉलोइंग. ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसके लिए किडनी का जिंक लगता है. एडवांस स्टूडेंट कोर्स जिन्होंने किया उनको पता है. फॉर ब्रेन डेवलपमेंट वी टेक पॉइंट्स ऑफ किडनी and for brain function we take points of heart and pericardium. And then tongue. Tongue is the sense organ related to fire.
टंग ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एडवांस कोर्स में टंग डायग्नोसिस ये डिटेल में पढ़ाया जाता है। ब्लड वेसल, इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है कि वेरिकोज वेन के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कौन से एलिमेंट के पॉइंट लोगे? वेरिकोज वेन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कुछ लोगों को कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ब्लड वेसल का प्रॉब्लम। विल बी टेकिंग पॉइंट्स ऑफ फायर एलिमेंट एंड विल बी टेकिंग पॉइंट्स ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियम। आई टोल्ड यू कि इन ऑर्गन जो रहते हैं, जो बीमारियां 5 एलिमेंट इम्बेलेंस से होती है, उसमें आई प्रीफर इन बिकॉज एनर्जी इज स्टोर्ड इन एंड नॉट यांग। एंड इन माई प्रैक्टिस फॉर ट्रीटिंग पेन एंड पैरालिसिस आई प्रीफर पॉइंट्स ऑफ यांग मेरिडियन, क्योंकि यांग बाहर रहता है। पेन पैरालिसिस का कॉज जनरल रहता है ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ एनर्जी। Then we come to next, from fire we get earth. In earth, spleen and stomach. By the way, I'll tell you one thing, क्योंकि कई लोग नए हैं, they'll get confused कि अलग अलग बुक्स में मेरिडियन के अलग अलग एब्रिविएशन थे। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अ कमिटी कि एक ही, सब दुनिया में सभी बुक्स में एक ही एब्रिविएशन होना चाहिए। और मैं जो मेरे बुक में जो दिए हैं दे आर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पहले के बुक्स में स्प्लीन ऐसा लिखते थे, अभी ऐसा लिखना है। पहले स्टमक ऐसा लिखते थे, अब ऐसा लिखना है। पहले लिवर हम ऐसा लिखते थे, अभी ऐसा लिखना है। पहले किडनी के लिखते थे, अब क्या लिखना है। पहले पेरिकार्डियम पी लिखते थे, अब पेरिकार्डियम लिखना है। पहले हार्ट को एच लिखते थे, अब हम HT लिखते हैं, ऑल कैपिटल्स। ये उनके लिए बोल रहा हूं जो नए स्टूडेंट आज अटेंड कर रहे हैं, जो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यू, ऑल ऑफ यू मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड रेजिमेन रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेरे बुक्स में आपको वही मिलेंगे अभी जो लेटेस्ट है। सो अर्थ, स्प्लीन एंड स्टमक। So spleen is, earth is the family name. Spleen is female earth or Mrs. Earth, Mr. Earth, or they are connected to flesh. Flesh में मसल्स आते हैं, और मसल और टेंडन में कंफ्यूजन मत करो। कोई भी जो मसल है, सपोज दिस मसल, ये मसल एंड दिस इज टेंडन, ये बोन को कनेक्शन रहता है, ये बोन, दिस इज कॉल्ड टेंडन एंड दिस इज कॉल्ड मसल। अगर टेंडन खराब हो गया तो मसल काम नहीं कर सकता। So we say that liver is related to muscle and tendon because muscle cannot work without tendon. And now coming to Dr. Lohia's thinking, according to me, my thinking, anatomy of muscle is related to spleen, but physiology or function of muscle is related to liver. For example, आपको उदाहरण देता हूं कि कोई आदमी को हिमप्लीजिया हो गया, अर्धांग वायु हो गया। अब अर्धांग वायु होने से उसको पैरालिसिस होता है, उसका कॉज है ब्रेन में। मसल डैमेज नहीं होते, मसल का कंट्रोल गया ब्रेन से, मसल को कुछ नहीं हुआ है, एनाटॉमी को डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ फंक्शन नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम उसके लिए लीवर और गॉल ब्लैडर के पॉइंट यूज करेंगे ट्रीट करने में। और दूसरा, अगर कोई पेशेंट का यहां से फ्रैक्चर हो गया, हाथ ऐसा हो गया, दिस इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, दिस इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। मेरा जो मेडिकल रिवीजन कोर्स है उसमें मैंने आपको डिटेल पढ़ाया हुआ है। अपर मोटर पैरालिसिस, लोअर मोटर पैरालिसिस। यहां फ्रैक्चर होने से हाथ ऐसा हो गया, दिस इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन। तो इसमें मसल छोटे होते जाते हैं, मसल डैमेज होते हैं बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन।
देयर इज एट्रोफी ऑफ मसल, मसल छोटा होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक, पॉइंट ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन, क्योंकि यहाँ एनाटॉमी डैमेज हो गई, यहाँ एनाटॉमी ऑफ मसल इज डैमेज, मसल छोटा हो गया, उसको बड़ा करने के लिए स्प्लीन एंड स्टमक। और अपर मोटा न्यूरॉन पैरालिसिस अर्धांग वायु में मसल को कुछ नहीं हुआ है, उसका कंट्रोल गया है, इसलिए लिवर एंड गॉल ब्लैडर के पॉइंट, दिस इज माय कंसेप्ट। और दुनिया में सबसे ज्यादा एक्यूपंक्चर मैंने किया है, मेरे इतने पेशेंट किसने देखे भी नहीं, किए भी नहीं, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अपर मोटा न्यूरॉन पैरालिसिस जो है उसमें स्टेयरिंग का प्रॉब्लम है, चक्के को प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेयरिंग का प्रॉब्लम अगर होने से पैरालिसिस हुआ है तो पॉइंट ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर, और चक्का पंक्चर हो गया, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, चक्का पंक्चर हो गया तो उसके लिए पॉइंट ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन। नाउ हियर फ्लेश, फ्लेश का मतलब जो नॉनवेज खाते हैं, वो जो खाते हैं वो सब फ्लेश में आता है, यानी चमड़ी, चमड़ी और हड्डियां छोड़ के सब खाते हैं, तो दैट इज ऑल कम्स इन अंडर फ्लेश। मसल इज द मेन पार्ट, फैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्लेश। इसलिए इफ यू आर ट्रीटिंग अ केस ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी इज रिलेटेड टू स्टमक एंड स्प्लीन, डायबिटीज इज रिलेटेड टू स्टमक एंड स्प्लीन, बिकॉज spleen does not mean only spleen, spleen means spleen and pancreas. According to acupuncture, spleen means spleen and pancreas. That's why spleen meridian is used to treat indigestion. For indigestion, we don't take points of small intestine meridian, we take points of spleen meridian, because pancreas comes under spleen. pancreas pancreatic juice तैयार करता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों के लिए एंजाइम्स रहते हैं, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है। सो डाइजेशन इज रिलेटेड टू स्प्लीन इन दैट सेंस, एंड देन इट इज रिलेटेड टू माउथ। हियर माउथ मीन्स टेस्ट एंड एपेटाइट। मेनली टेस्ट एंड एपेटाइट, कि जो टेस्ट बढ़ रहते हैं अपने टंग पे, स्प्लीन वीक रहा, टेस्ट बराबर आएगी नहीं, भूख कम लगेगी। सो लॉस ऑफ, ज्यादा खाना या भूख नहीं लगना, टेस्ट नहीं आना, दीज आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टमक एंड स्प्लीन। देन फ्रॉम अर्थ वी गेट मेटल। Metal is lung and large intestine. This is Mrs. Metal, Mr. Metal, and the tissues related are skin. By the way, अभी जो डॉक्टर्स का एग्जाम लिया था हमने, मैंने लिया था एग्जाम, डॉक्टर्स के लिए जो ऑनलाइन कोर्स था, मेरे लेक्चर्स थे, एग्जाम पेपर लिया था मैंने, तो मैंने एक डॉक्टर के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया था। मैंने विच इज द सेंस ऑर्गन रिलेटेड टू लंग लिखा था और नोज ऑप्शन नहीं दिया था, मैंने स्किन डाला था। सो मेनी पीपल वेर कंफ्यूज। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए डाला था कि मैं डॉक्टर लोगों का एग्जाम ले रहा था, एंड डॉक्टर्स मस्ट नो दैट स्किन इज बोथ कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज सेंस ऑर्गन। अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसमें स्किन है, सेंस ऑफ टच कहां से आता है? स्किन से आता है। तो स्किन इज, मेरे जो पुराने स्टूडेंट है जिनको पता नहीं वो ध्यान में रखो कि स्किन इज बोथ कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज सेंस ऑर्गन। सो टू ट्रीट ऑल स्किन डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू नोज, जैसा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सोरियासिस के पेशेंट के लिए या ल्यूकोडर्मा के पेशेंट के लिए कौन से एलिमेंट के पॉइंट यूज करोगे या कौन से ऑर्गन के पॉइंट यूज करोगे। फॉर स्किन डिसऑर्डर्स वी आर यूजिंग लंग एंड लार्ज इंटेस्टिन, मेनली लंग। देन फ्रॉम मेटल वी गेट वाटर। वाटर इज किडनी एंड यूबी। Kidney is female water. Kidney is female water.
यूरिनरी ब्लैडर इज मेल वाटर. कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज मेल वाटर, व्हाट इज फीमेल वाटर. इट इज वेरी सिंपल. फीमेल वाटर यानी वाटर का जो इन पार्ट है, इन वाटर इज फीमेल वाटर एंड यांग इज मेल वाटर. So urinary bladder is male water, kidney is female water, and they are related to scalp hair, teeth, bones, cartilages, ear. Ear is the sense organ. बाय द वे लंग इज रिलेटेड टू बॉडी हेयर, लेकिन बॉडी हेयर के पेरेंट नहीं आते. मेरे पूरी लाइफ में एक ही पेरेंट आया था जिसको पूरे शरीर पे एक भी बाल नहीं था. एक पेशेंट है ना, एक फैमिली के 3 सगे बहनें आए थे. दैट इज कॉल्ड एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस. 3 सगी बहनें, पूरे शरीर पे एक भी बाल नहीं, बट दैट इज वेरी रेयर. मेरे लाइफ में मैंने एक ही देखा, आप तो देखोगे भी नहीं. So, kidney and UV to treat scalp hair, teeth, bone, cartilage and ear problems. इनकी ट्रीटमेंट के लिए ए और इसके डायग्नोसिस के लिए ए. जैसे कोई किसको कान में आवाज आता है ट्रर, दैट इज कॉल्ड टिनिटस. किसको टिनिटस हुआ तो वी सस्पेक्ट कि इसका किडनी वीक है, किसके दांत जल्दी गिर रहे हैं, किसके दांत जल्दी सफेद हो रहे हैं, दैट मीन्स किडनी इज वीक. Remember one thing, hereditary baldness is not related to kidney. Scalp hair, they are not related. Hereditary जो रहता है, that is because of excess testosterone in that male people of that family. And when testosterone, which is male sex hormone, that is excess, these people become bald. उनको यहाँ बाल कम रहते हैं और बॉडी पे बाल ज्यादा रहता है. इस पे एटलीस्ट आई एम सेइंग 1 or 2 क्वेश्चंस इस पे, क्योंकि टोटल बेसिक पे 10 क्वेश्चन है. तो 5 एंड पे 3-4 आएंगे, जांगपो पे 3-4 आएंगे, 1-2 इन यांग पे, एक ऑर्गन क्लॉक पे. दैट वे विल बी डिवाइडिंग 10 क्वेश्चन. अभी 1, 2 और 3 आज का जो लेक्चर था, इट वॉज जस्ट सैंपल कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अदरवाइज इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है. लेकिन मैं आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको रट मारने की जरूरत नहीं पड़ना, आपको ध्यान में कैसा रखना ये पढ़ा रहा हूं. 1, 2 और 3 अक्टूबर को 3 बजे से 5:45 बजे तक, यानी डेली 3.25 घंटे, बीच में चाय पानी के लिए थोड़ी सी इंटरवल रहेगी. 3 दिन में मैं बचा हुआ पूरा फिनिश, यानी अभी जो बचा है, एक तो 5 एलिमेंट बचा है, एक्यूपंक्चर का टेक्निक बचा है, सभी मेरिडियन एंड ट्रीटमेंट पार्ट, दैट आई विल फिनिश इन दिस 3 days. और टाइम कम पड़ा, अगर कम पड़ा तो रोज 1 घंटा ज्यादा भी ले सकता हूँ या 1 दिन ज्यादा भी ले सकता हूँ. तो आज का लेक्चर फ्री था. अगर आपको आगे का अटेंड करना है तो यू हैव टू पे द फीस, आपको डिटेल पता है. और अगर आपको मेजोरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, और जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, जिनको आगे का पता नहीं है, तो दे कैन टेक डाउन दीज नंबर्स. इसका फोटो ले लो, ये नंबर को कांटेक्ट करो. यू विल बी गेटिंग ऑल डिटेल्स अबाउट द रिमेनिंग पार्ट, अबाउट 1, 2 and 3. वन मोर थिंग, एग्जाम का टेंशन लो मत. डोंट बी कंफ्यूज. इफ योर बेसिक कंसेप्ट, इसमें क्या है, रट मार के आप कितना रट मारोगे, आपको बेसिक ध्यान में आना चाहिए, तो रट मारने की जरूरत नहीं रहती. एक फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक्यूपंक्चर पॉइंट, इट हैज अ लोकल एक्शन, इट एक्ट्स अलोंग होल पाथवे ऑफ मेरिडियन, इट एक्ट्स ऑन द connective tissues and sense organs and connected organ and couple organ. इतना अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको अगर आपको लोकेशन पता है, इंडिकेशन रट मारने की जरूरत ही नहीं. इंडिकेशन सिर्फ वही पॉइंट के याद रखना पड़ेगा जिनके हट के कुछ इंडिकेशन है.
जैसे हमका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, डिस्टल पॉइंट है, लियोकैरेटिंग है या और कुछ है, मदर पॉइंट है, सन पॉइंट है, उतना ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी 80% इंडिकेशन सभी पॉइंट के एक कॉमन इंडिकेशन रहते हैं, उसको रट मारने की कोई जरूरत नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग एग्जाम। अगर आपके एग्जाम के दौरान इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आपका मोबाइल फुली चार्ज रखो, साथ में एक बैकअप बोल के एक बैटरी, स्टोर बैटरी जो मिलती है बैंक, वो रखो। अगर आपके पास मोबाइल पे नहीं, आप लैपटॉप पे कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक पे यूज कर रहे हो इंटरनेट, तो आप यू कैन हैव दिस एडिशनल सपोर्ट, उसको ले सकते हो। और उस दिन आपको बाकी कितना भी इम्पोर्टेंट काम रहा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर मैं तो मनाली जा रहे हूँ, सर मेरा तो मीटिंग है, ये सब छोड़ो, एक ध्यान में रखो, दिस इज वन टाइम चांस इन योर लाइफ। बेसिकली जब काउंसिल फॉर्म हुए थे, तो बंगाल के जो काउंसिल है उस धरती पे फॉर्म हुए थे, और बंगाल में उन्होंने ये दिया था कि ओनली मेडिकल डॉक्टर्स ही प्रैक्टिस कर सकेंगे, बाकी लोगों को 3.5 साल का कोर्स रहेगा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट वैसा ही बना रहे थे। हम लोगों ने डिमांड किए थे कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कई लोग 15 साल से 20 साल से एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो दो दे आर नॉट डॉक्टर्स, लेकिन उनकी मेहनत से ही साइंस ऊपर आया है, उनकी मेहनत से ही काउंसिल बनी है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। तो उनको प्रैक्टिस बंद मत करो। उनको अगर तुम 3 साल का कोर्स करने को लगाओगे, तो जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट ऐसा बोला था कि जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं वैसे ये लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उस पे है। फिर ये तय हुआ कि गवर्नमेंट ने मैंने ये डिमांड की थी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस, गिव एटलीस्ट 1 चांस। जैसा एलोपैथी का जब काउंसिल हुआ, तो गवर्नमेंट ने RMP सर्टिफिकेट दिया था, जो लोग कंपाउंडर थे या बाकी कुछ थे प्रैक्टिस करते थे, तो हमने गवर्नमेंट को मांगा था कि एटलीस्ट ये लोगों का एक एग्जाम लो, जो पास होंगे उनको एक तुम लाइसेंस दे दो। They will practice only acupuncture. They will not practice allopathy. They will practice safe. तो गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू गिव दिस 1 टाइम चांस, लेकिन इसके बाद दूसरा चांस नहीं मिलेगा। जो लोग अभी फेल होंगे अनफॉर्चुनेटली, उनको फिर काउंसिल हमारी जो कुछ कोर्स स्टार्ट करेगी, काउंसिल बोलो या यूनिवर्सिटी बोलो, वैसा डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सो एट एनी कॉस्ट ये जो एग्जाम 10 अक्टूबर का है, इसको मिस मत करो एट एनी, दिस 1 टाइम अपॉर्चुनिटी। ये खो दोगे तो पूरा खो दिया। सो टेक एवरी प्रिकॉशन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू पास। जो लोगों को एनरोल करना है, वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए है, उनको कॉन्टैक्ट करो। यू कैन पे, उसमें सब आएगा, बैंक डिटेल्स की, पैसा कहाँ डालना, कितना डालना। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।